नमस्कार। दूसरा पहलू में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल महाजन। दूसरा पहलू में आज बात करेंगे देश में जल्द होने जा रही जनगणना की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते गलत इस्तेमाल की। पहली खबर जनगणना की। आरक्षण और जातीय जनगणना पर जारी राजनीति के बीच खबर ये है कि जल्द ही सरकार जनगणना शुरू करा सकती है। कोविड की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि विपक्ष ने जातीय जनगणना की मांग और तेज कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी की जातियों की अलग अलग गणना कराई जानी चाहिए, लेकिन अगर जातीय जनगणना हुई तो देश में विभाजन वाली राजनीति और तेज हो जाएगी। दूसरी खबर है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई ने एजुकेशन से लेकर एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर तक सभी क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बहुत तेज़ी से इसका गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो कि घातक है और समाज में इसका बुरा असर पड़ रहा है। अमेरिकी चुनाव के बीच कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के कई हैरान कर देने वाले एआई वीडियो वायरल हैं। देश में जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर सियासत गर्म है। 2 दिन पहले अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी हुआ। इस बीच खबर ये आ रही है कि अगले महीने से जनगणना शुरू हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी तैयारियां जोरों पर है। इससे पहले जनगणना 2011 में हुई थी। नियम के मुताबिक 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो सकी। पहले देखिए कि क्या है पूरी खबर और जनगणना क्यों जरूरी है। जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं, उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं। पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है वर्गीकरण को लेकर के। जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना था। विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी बता रही हैं, क्योंकि जातीय जनगणना पर अभी तक केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी मुखर हैं और देश के संसाधनों में सभी वर्गों की सामाजिक आर्थिक हिस्सेदारी की बात कर रही हैं। लिहाजा सरकार इस मुद्दे पर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। सियासी संग्राम के बीच बड़ी खबर ये है कि जल्द ही सरकार पॉपुलेशन सेंसस यानी जनगणना शुरू करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2024 के आसपास जनगणना का काम शुरू हो सकता है। इसे पूरा होने में करीब 18 महीने का समय लगेगा, यानी नए आंकड़े 2026 में आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सेंसस के लिए टाइमलाइन तय कर दी है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आंकड़े छिपाने के लिए सरकार ने इसमें देरी की है। हर 10 साल जनगणना कराया जाता है हमारे देश में, और 2021 में ड्यू था। अभी 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, विलंब हुआ है, देरी हुई है। और इसका एक नतीजा ये हुआ है कि कुल मिलाकर 12 करोड़ भारतवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको जो राशन मिलना था वो मिल नहीं रहा है। वो एक नतीजा है इस विलंब का, और कई नतीजे हैं। दरअसल जनगणना में देरी की वजह से अभी तक सरकारी योजनाएं और नीतियां 2011 के आंकड़ों के हिसाब से ही बन रही हैं। इससे आर्थिक आंकड़े, महंगाई, नौकरियों में किस जाति धर्म की कितनी हिस्सेदारी है, इस तरह के तमाम आंकड़े प्रभावित हो रहे हैं।
साल 1881 से हर बार 10 साल के अंतराल में जनगणना हो रही है, जिसके हिसाब से जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार इसे टालती रही। 2023 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक चीन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जनगणना में देरी को लेकर केंद्र सरकार नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के भी निशाने पर है। आइए पहले आपको बताते हैं कि देश में जनगणना क्यों जरूरी है। जनगणना से ही देश की बढ़ती आबादी और आर्थिक तरक्की का सही आंकड़ा सामने आएगा। सरकारी प्राइवेट नौकरियों और कारोबार में सभी वर्गों की हिस्सेदारी का पता चलेगा। महिला, पुरुष और समाज के हर वर्ग में शिक्षा का सही स्तर भी पता चलेगा। किसी वर्ग और समाज के पास जमीन जायदाद की कितनी हिस्सेदारी है, ये भी साफ होगा। किस राज्य में किस जाति धर्म की कितनी आबादी बढ़ी या घटी है, इसका भी पता चलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आर्थिक सामाजिक तरक्की का पता चलेगा। किस समाज के कितने लोग दूसरे राज्यों और देशों में रह रहे हैं, इसका सही आंकड़ा भी सामने आएगा। जाति वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर ही चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता है और सरकार समाज कल्याण से जुड़ी नीतियां बनाती है। सरकारी योजनाओं के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए जनगणना का बेसिक डेटा बहुत जरूरी है। किस क्षेत्र में किस समुदाय की कितनी जनसंख्या है, इसके आधार पर ही विधानसभा और लोकसभा की सीटें आरक्षित होती हैं। नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नए सिरे से परिसीमन भी होगा, जिसके बाद सीटें घट या बढ़ सकती हैं। अभी जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की जाति आधारित गणना का प्रावधान है, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि ओबीसी की गणना भी जातिगत आधार पर हो। सरकार इसके लिए जनगणना के फॉर्म में नया कॉलम जोड़े। 3 साल से हम मांग कर रहे हैं, देरी हुई है, अभी आप करा रहे हैं तो अच्छी बात है। उसमें एक और सवाल जोड़ दीजिएगा कि क्या आप ओबीसी के हैं और ओबीसी वर्ग में से आप कौन से ओबीसी में, तो आपको जाति जनगणना हो जाएगी। और इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, हमने गारंटी की थी हमारे चुनाव प्रचार में कि जो 50% आरक्षण की सीमा लगाई गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 50%, वो संविधान में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। उसके लिए संविधान का संशोधन करना जरूरी है, यानी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लिए 50% की सीमा बढ़ानी चाहिए। चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की। यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। हालांकि ओबीसी की जाति आधारित गणना के लिए सरकार को जनगणना एक्ट 1948 में संशोधन करना होगा। जाति आधारित गणना से ओबीसी की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। किस राज्य में ओबीसी की किस जाति की कितनी आबादी है, ये पता चलेगा। मार्च 2023 तक देश में 1270 शेड्यूल कास्ट और 748 शेड्यूल ट्राइब जातियां हैं। 2011 में शेड्यूल कास्ट की आबादी 16.6% और शेड्यूल ट्राइब की आबादी 8.6% थी। सरकार पर जाति आधारित जनगणना कराने का बड़ा दबाव है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो राजनीति और गर्म हो जाएगी। हालांकि एक सच ये भी है कि 2011 में मनमोहन सरकार के दौरान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना की गई थी, लेकिन इस सर्वे के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड के आंकड़े ही जारी किए गए। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। खबर है कि इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। देश के नागरिकों को खुद अपनी जानकारी रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, जिससे उम्मीद है कि जनगणना की ये प्रक्रिया ज्यादा सटीक होगी। इसके साथ ही जनगणना का नया साइकिल बन जाएगा, यानी अगली जनगणना 2035 और 2045 में हो सकती है। दो 2021 में कोविड की वजह से सरकार ने जनगणना को टाल दिया था, लेकिन कोविड काल खत्म होने के बाद भी अभी तक गणना क्यों नहीं शुरू हुई, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जनगणना का दूसरा पहलू ये है कि नए आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण को लेकर राजनीति और गर्म होगी। देश में जाति धर्म को लेकर खाई और ज़्यादा चौड़ी होगी। कांग्रेस पहले से ही ये मांग कर रही है कि आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाई जाए और जातीय जनगणना के आधार पर सभी वर्गों को आरक्षण मिले। आज़ादी के 77 साल बाद भी देश की राजनीति आरक्षण और जातीय समीकरणों में उलझी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि समाज में फैली आर्थिक और सामाजिक विषमता अभी तक खत्म नहीं हुई है, या यूं कहें कि विषमता और बढ़ गई है। यही वजह है कि अभी भी राजनीति में आरक्षण हावी है। विपक्षी पार्टियां जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों और अहम पदों पर ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी चाहती है। जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है, वो इसके कारण मिलता है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। और आरक्षण की जो मूल भावना थी, उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये कुछ समय के लिए था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से आरक्षण की मांग और ज्यादा तेज हो चुकी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर को लेकर सुझाव दिया तो संग्राम छिड़ गया। हालांकि मोदी कैबिनेट ने अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के रुख के बावजूद विपक्ष सड़कों पर उतर गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में हजारों लोगों ने शहर शहर भारत बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। सरकारी विभागों के अहम पदों पर लेटरल एंट्री को लेकर भी देश में राजनीतिक संग्राम छिड़ा और मोदी सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े। अब जबकि अगले महीने से जनगणना शुरू होने की खबर है, तो विपक्ष एक बार फिर एक्टिव हो गया है। कांग्रेस ने मांग कर दी है कि जनगणना में ही ओबीसी की जाति आधारित गणना होनी चाहिए। क्या आपत्ति है कि ओबीसी की जो जनगणना है उसी में कराइए ना। देखिए, मेरे पास मसौदा है, प्रश्नावली का मसौदा, जो 4 साल पहले इसी सरकार ने घोषित किया था, तैयार किया था। उसमें एक सवाल है कि क्या आप अनुसूचित जाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति?
तो ऐसे ही इसमें एक सवाल और भी आप ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कर सकते हैं इस प्रश्नावली में, क्या ओबीसी हैं? अच्छा, अगर आप ओबीसी हैं कि कौन सी ओबीसी हैं, तो ये जाति जनगणना हो गया ना। विपक्ष की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। दूसरी, संविधान संशोधन करके आरक्षण में 50% की ऊपरी सीमा खत्म की जाए। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से जाति जनगणना और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की बात कही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग को बीजेपी ने विभाजनकारी बताया है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि जनगणना में अनुसूचित जाति जनजाति ही क्यों, सभी की गिनती हो। कुछ जातियां ऐसी हैं जो किसी राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति हैं, किसी में ओबीसी और कहीं सामान्य हैं। ऐसे में इसमें स्पष्टता आ जाएगी। चुनाव में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने जाति जनगणना का बड़ा दांव चला। पिछले साल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार की गठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी। इसके आंकड़े सामने आने के बाद जमकर राजनीति हुई थी। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, सबसे ज्यादा ओबीसी यादव 14.26%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत ठाकुर 3.45%, सबसे कम संख्या 0.60% कायस्तों की है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार की आरक्षण के मुद्दे पर चौतरफा घेराबंदी की थी और सरकार को आरक्षण विरोधी बताया था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो ओबीसी का हक नहीं छीनने देंगे। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। हालांकि चुनाव में आरक्षण, जाति जनगणना और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष को बड़ा जन समर्थन मिला, जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर है। अब देखना यह है कि सरकार जाति आधारित गणना कराती है या फिर नहीं। अगर सरकार जाति आधारित जनगणना कराती है तो विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो विपक्ष सरकार को आरक्षण विरोधी बताकर हमला बोलेगा। दूसरी तरफ जाति आधारित आंकड़े सामने आने के बाद देश में आरक्षण की आग और ज्यादा भड़केगी। समाज में जाति धर्म के आधार पर विभाजन की राजनीति होगी, जो ठीक नहीं है। चलिए अब जाति जनगणना के बारे में थोड़ा इतिहास जान लीजिए। भले ही आज विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रही हैं, लेकिन देश के संविधान और नीति निर्माता भी इसके खिलाफ थे। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासन में जाति आधारित जनगणना होती थी, लेकिन आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट बैठक में ये तय किया गया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ये विभाजनकारी हो सकता है। इस कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे लोग शामिल थे। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसमें सभी जातियों की बजाय सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण का भी विरोध किया था, जिसको लेकर बीजेपी कई बार कांग्रेस पर पलटवार कर चुकी है। पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं
ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे। दूसरी तरफ 2011 में मनमोहन सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में है। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण को लेकर विपक्ष की धार कुंद करने के लिए जनगणना में क्या फैसला लेती है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल अक्सर भारी पड़ जाता है। आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा जोरों पर है। भारत समेत पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ये तकनीक फ़ोन या कंप्यूटर में मौजूद शतरंज जैसे गेम, गूगल एलेक्सा में वॉइस असिस्टेंट समेत कई डिवाइसेस के रूप में मौजूद है। लेकिन जिस तरह से एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उससे कई तरह के सवाल उठे हैं। पहले देखिए एआई क्या है और इसका इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर तक के सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की भरमार हो गई है। कोई भी घर बैठे किसी भी बड़ी हस्ती का फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो तैयार कर लेता है। आवाज़ और चेहरा इस कदर हूबहू होता है कि लोग धोखा खा जाएं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। इसके फायदे से ज़्यादा इसके मिसयूज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस के ज़रिए लोगों की इमेज खराब की जा रही है। आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर और प्रधानमंत्री मोदी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने वीडियोस को लेकर पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की थी। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो वो इंक्लूजन की दिशा में मल्टीप्लायर के तौर पर काम करती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की दिशा भी ह्यूमन वैल्यूज पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर पूरी तरह निर्भर करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये हम पर है कि हम इमोशंस की भी जगह बनाए रखें। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर सोचने की जरूरत है और इसको लेकर कानून बनाना ही होगा। आइए पहले आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ये दो शब्दों आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस से मिलकर बना है। इसका अर्थ है मानव निर्मित सोच शक्ति, यानी इस तकनीक से एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो इंसान के इंटेलिजेंस के समान होगा। इस तकनीक से एल्गोरिदम सीखने, पहचानने, भाषा, लॉजिकल रीजनिंग में मदद मिलती है। इससे डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मशीन बायोलॉजी को आसानी से समझा जा सकता है। पहलू समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आईटी से लेकर मीडिया सेक्टर तक हर जगह एआई की वजह से लोगों की नौकरी जा रही है। आने वाले वक्त में रोबोटिक मशीनों से काम होगा और हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि इस तकनीक के ज़रिए खतरनाक हथियार भी विकसित किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ इन दिनों जिस तरह से अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप और कमला हैरिस के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, वो हमें इस तकनीक के गलत इस्तेमालों पर सोचने को मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो देखिए। दोनों के बीच रोमांटिक रिश्तों से लेकर शादी और बच्चों तक का फिल्मांकन कर दिया गया। एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो देखिए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस और एलॉन मस्क हथियारों के साथ लूटपाट करते दिख रहे हैं। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके ले जाती दिखाई दे रही है। ये वीडियो देखकर आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी सेलिब्रिटी का इस तरह
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो वायरल किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक वीडियो वायरल किए जा चुके हैं। ये बहुत खतरनाक है। अपराधी इसका मिसयूज कर सकते हैं, जिसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि एआई जैसी तकनीक गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक कई क्षेत्रों में नौकरियां खत्म कर रही हैं। कस्टमर सपोर्ट के लिए बनाए गए चैट बॉक्स अगर 100% सफल होते हैं तो कंपनियां इसके लिए नौकरियां निकालना बंद कर देंगी। फिल्म और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले वक्त में एजुकेशन से लेकर एग्रीकल्चर तक तमाम दूसरे क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ेगा और लोग बेरोजगार होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक निजी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हो सकती है। अब आपको दिखाते हैं पंजाब के संगरूर जिले की एक ऐसी खबर जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगी। ये खबर है देहकला गांव में रहने वाले किसान बचित्तर सिंह की। बचित्तर सिंह ने कई साल पहले आलू की खेती शुरू की थी और खूब मुनाफा कमाया। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब आलू की खेती से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा और हालात इस कदर ख़राब हो गए कि बच्चों की फीस भरना भी मुश्किल हो गया। मुश्किल वक्त में भी बचित्तर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सोया मिल्क बनाने का प्लांट लगाया और उनकी किस्मत बदल गई। बचित्तर सिंह के सोया प्लांट में आज 50 लोग काम करते हैं और सभी की ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। बचित्तर सिंह की ज़िंदगी हमें सीख देती है कि बुरे दौर में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम 7-8 क्विंटल डेली दूध बना लेते हैं, तो उसमें 2-2.5 क्विंटल पनीर बना लेते हैं। वो सारा हमारा सेल हो जाता है। सेल यहाँ से लोग लेके जाते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट हैं कहीं पे? कॉन्टैक्ट मेरा कहीं नहीं है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर वो घर से ले जाते हैं सारे। कुछ मेरी गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी जैसे संगरूर में है, वो संगरूर में मैं आपको गाड़ी भी दिखाऊंगा। तो जैसे एक मस्तवाना मेरे को स्टॉल मिला हुआ है, मस्तवाना में आपको दिखाऊंगा अभी ले जाकर, तो वहाँ अच्छा बिकता है। कौन कौन से शहरों में आपका ये सोया पनीर और सोया मिल्क जाता है? हमारा बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, कैथल, तो पटियाला, राजपुरा, ये स्टेशन में हमारा माल डेली जाता है। और अब तो ये तो सोयाबीन का जाता है। अब मेरे को और लक्की मैं हूँ और लक्की हूँ, और हमने अब डेयरी मिल्क का भी काम शुरू कर लिया। दूसरा पहलू में आज इतना ही।